पहले मैं फोल्डर ओपन कर लूँ। कौन सा फोल्डर अब उसने कहाँ रखा हुआ है जी? हाँ जी, यही है। अच्छा, ओ इसमें तो बड़ा कुछ है जी। चलो चलिए इसी को डिस्कस कर लेते हैं। जी जो आपने कल शेयर किया था। हाँ जी, उस फोल्डर में से। अच्छा, एनीवे जी, स्टार्ट करने से पहले लेट्स मूव टूवर्ड्स योर क्यूरीज प्लीज। कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है मुझे बताएं। मैंने रात व्हाट्सएप ग्रुप में एक डिटेल सेंड की थी कैंडिडेट्स नाम के हवाले से। सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो कैंडिडेट्स शायद रेड जोन में है और बहुत शदीद वाले रेड जोन में है। सब ने देख लिया वो मैसेज है? कुछ लोगों ने नहीं देखा। ऑलमोस्ट आप में से किसी का कोई नाम है उसमें? आप हैं, ये देखें बाय डिफॉल्ट आप हैं। और बिलीव मी, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे सीआर के अलावा यहाँ पे किसी के नाम का भी नहीं पता, क्योंकि सिस्टम के सामने परफॉर्मेंस है। तो वो और कौन है यहाँ पे? आपका नहीं है? ये कैसे हो सकता है? आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है? तो तुम गूगल की नजर से कैसे बच गए? मुझे तुम याद हो। अच्छा, फिर शाबाश, फिर आई अप्रिशिएट सर। आपका भी है? और कौन कौन है? हाँ, वो तो आपका तो होना ही होना जी, डेफिनेटली। क्लास में नहीं परफॉर्मेंस, उधर कहां से होगी? और किसके क्लास में? अपने बाकी डीएल है सब? अच्छा, बट चलें। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई इन दिस राउंड, इफ यू वांट टू क्वालिफाई योर सब्जेक्ट, डेफिनेटली आपको बहुत आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है वो अपनी दिखानी पड़ेगी जी। सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन जी। आई वाज टॉकिंग अबाउट योर ग्रेड्स एंड ऑल दीज थिंग्स ना। तो प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और ये मैसेज के अंदर नाम शेयर करने का रीज़न भी ये ख़ास है। वो रीज़न ये है, ये यहाँ के स्टूडेंट के लिए भी है और सेम ये मेरा मैसेज डीएल वालों के लिए भी है। ये मैं टाइमली आप लोगों के साथ डिफरेंट अनाउंसमेंट, डिफरेंट रेड जोन के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम शेयर करने का पर्पस सिर्फ ये है दैट यू हैव टू बी स्टे ऑन द अलर्ट मोड। एट द डे एंड कोई मुझे ये ना कह रहा हो कि सर एकदम ये मेरी परफॉर्मेंस कैसे, मैं तो नहीं फेल हो सकता, या फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड फेल वाली बात के अलावा लो ग्रेड में भी कोई ये ना एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दे या डिबेट करना स्टार्ट कर दे, सर मेरा लो ग्रेड कैसे हो गया, आपने तो, मुझे तो पता भी नहीं है। सो टाइम टू टाइम हम आपको ये परफॉर्मेंस इंडिकेट करने का रीज़न भी यही है दैट यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पोजीशन कि आप इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं। तो प्लीज़ अगेन मैं कहूँगा कि जो जो चीज़ें आप लोगों की मिस हैं, स्किप हैं, अब वो तो चलें हो गई, ऐसा नहीं हो। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आज के लेक्चर में बड़ी इंपॉर्टेंटली आपको बतानी थी, मैं ऑलरेडी ग्रुप के अंदर ऑडियो भेज चुका हूँ, ऑलरेडी गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने टाइप करके अनाउंस कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं क्लास की वीडियो के अंदर ये रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। ये 4th टाइम मैं सब आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, मोस्टली डीएल स्टूडेंट चूँकि वो क्लास में नहीं होते उनके लिए भी। हम लोगों ने मिड टर्म के बाद एक अनाउंस ये किया था कि हमारी असाइनमेंट की जो सबमिशन टाइम होता है वो 1 वीक होता है। इफ यू आर नॉट इन पोजीशन टू सबमिट योर असाइनमेंट इन 1 वीक,
तो डेफिनेटली आप अगर कहें ना जी मैं उसके वो बस ये मैं जब सबमिट करवाने लगा उस वक्त इंटरनेट लो हो गया, तो ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपके पास 1 वीक होता है, कोई 1 आवर का टाइम तो होता नहीं है। सो आफ्टर मिड टर्म हम लोगों ने एक अनाउंस किया था कि आपकी कोई भी असाइनमेंट है वो चाहे 10 दिन लेट है या 10 सेकेंड्स लेट है, दैट वुड बी टैग्ड विद द लेट सबमिशन एंड द लेट सबमिशन विल बी ग्रेडेड इन द 0 मार्क्स। ठीक है। सो मैंने अक्सर देखी है असाइनमेंट्स, जब मैं असाइनमेंट्स आप लोगों को रिटर्न कर देता हूं ना, आप लोगों के मार्क्स आप तक पहुंच जाते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका बीच में कभी कभार आंख खुलती है, वो अपनी असाइनमेंट कहीं से भी बनाई कॉपी की व्हाटएवर वो वहां पे अपलोड कर देते हैं। अच्छा होगा क्या, एट द डे एंड जब हम उनका रिकॉर्ड देख रहे होंगे ना, तो वो कहेंगे नहीं सर ये देखें ये भी मेरी असाइनमेंट सबमिट है, ये भी सबमिट है, ये भी सबमिट है। सो कीप इन माइंड आफ्टर मिड टर्म एग्जाम कोई सबमिशन जो लेट सबमिशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और मिड टर्म से पहले जो असाइनमेंट्स थी जिनकी लेट सबमिशन एक्सेप्टेबल थी, मैंने सब लोगों के क्लास के सामने वो मैंने एक्सेप्ट भी की हुई हैं। मैंने एक दफा मार्किंग की, फिर कुछ लोगों ने सबमिट की, फिर मैंने दोबारा मार्किंग की, फिर मैंने मार्किंग की। सो याद रख लीजिएगा, अगर आप लेट सबमिटेड हैं, आपकी असाइनमेंट लेट हो गई है, आप उसके ऊपर कहीं से भी लेके दे के अगर आप असाइनमेंट बना के मुझे सबमिट करवा रहे हैं तो वो प्लीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो एनीवे ये तो हो गया था थोड़ा सा हॉरर पार्ट, क्योंकि क्लास में बिल्कुल सन्नाटा ऐसा छा गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्यूरी, योर सजेशन, योर फीडबैक। हम बाद में आगे प्रोसीड करेंगे क्विकली, बहुत क्विकली सेशन होगा ये, जस्ट 4 to 5 मिनट्स का प्लीज। तो अगर आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन है ऐसी सब्जेक्ट के बारे में बता दें, अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, मैंने कहीं से सुना था पढ़ा था उस जगह पे तो इस सब्जेक्ट में फलां चीज भी पढ़ाते हैं, आपने फलां चीज नहीं पढ़ाई, या फलां चीज आपने गलत पढ़ाई, या मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं, वट एवर द सजेशन इज, यू आर वेलकम। एनीवन प्लीज। सर उसके लिए बेस्ट पार्ट या बेस्ट पोर्शन ये है कि पहले मैं इस क्वेश्चन का जर्नल आंसर करता हूं, फिर मैं आपको स्पेसिफिकली भी करता हूं। जर्नल आंसर ये है कि जी फॉर एग्जांपल हमारी असाइनमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी क्लास एक्टिविटीज होती हैं, हमारा फाइनल का टर्म का पेपर है, और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ये जो डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं, ये अब 3-4 चीजें हमारे पास रह गई हैं जिनके ऊपर हम कंसंट्रेट करके थोड़ा सा और अच्छे से काम कर सकते हैं। अदरवाइज परफॉर्मेंस, सर थैंक यू, अदरवाइज वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी ना। अच्छा अब मैं आता हूं स्पेसिफिकली केस के बारे में। आपको याद होगा, अगर आप माइंड ना करें, आप हर क्लास में आते हैं, मैं हर क्लास में आपको इंटीमेट करता हूं, आप एक लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर आगे 1-2 छुट्टी होती है, फिर एक लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर 1-2 छुट्टी होती है। ये रूटीन आपके सामने, अगर मैं आपको लगता है गलत कह रहा हूं तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं। तो परफॉर्मेंस ठीक करने का भी चांस उनको शायद मिलेगा जो परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम क़यामत वाले दिन, द डे ऑफ द जजमेंट, हम कहें अल्लाह आज जमीन पे वापस भेज दे, बस अभी हो गया बस, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग बूस्ट योर एनर्जी। जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो चीजें हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। आपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवाए हुए हैं? सर एक मिसिंग है, बाकी सारे हैं। मिड टर्म से पहले वाली मिसिंग है सर, क्योंकि एक सर 2 हैं, उसमें 2 पे हम पहुंच गए, शाबाश। और सोचो जरा सर, ये वैकेंसीज वाली मटेरियल सर, गुजारिश है सर, सर ये देखें, दे आर कॉल्ड द लकी बॉय। हाँ तो सर ऐसा, ये मेरी अजम्पशन है, मे बी आई विल बी रॉन्ग, एज पर माई अजम्पशन। गूगल ऐसा कर नहीं सकता कि अगर आपकी एक आध सिर्फ असाइनमेंट मिस हो तो और वो आपको रेड जोन में ले जाए। अच्छा, मिड टर्म से पहले कोई 1-2 मिस है और मिड टर्म के बाद कोई 1-2-3 मिस है। अच्छा, और बाकी टाइमली सबमिटेड है, लेट सबमिशन कट है किसी के साथ नहीं। एनीवे गूगल से पूछना पड़ेगा। मैं मजे की बात बताऊं, आप लोगों को भी मैं चाहूंगा आप लोग ये सिस्टम जरूर लर्न कर लें, बिकॉज आपके अदर देन द टीचिंग प्रोफेशन आप और भी कोई काम शाम कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत हेल्प करता है आपको इंडिकेट्स करने में। आप सिंपल एक क्लिक करते हैं और ये जो हम क्लास एक्टिविटी के मार्क्स, बाकी मार्क्स, ये सब चीजें हम उसको थ्रो कर रहे होते हैं, देते जाते हैं, रफ डाटा देते रहते हैं। वो एक एक पोर्शन के ऊपर एनालिसिस करता है। मैं आपको इंटरेस्टिंगली आपके साथ वो एक शीट भी शेयर करूंगा, जहां पे उस शीट में ये भी इंसाइट्स देता है कि कौन सी इसकी असाइनमेंट्स का कौन सा पैरा किस वेबसाइट से या किस कैंडिडेट की फाइल के साथ प्लेजरिज्म है।
ठीक है, वो यहाँ तक आपको दे रहा होता है। तो अब तो खैर वी आर इन 2021, तो ये चीज़ें तो एनीवे। और क्वेश्चन प्लीज आप लोगों की तरफ से। कौन बोल रहे हैं? सर अच्छा, हाँ किसका सर? सोल्यूशन आपको मैंने शेयर कर दिया। अच्छा क्लैरिटी नहीं, ठीक है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, मैं इसको ओपन करके ना यहाँ पे वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा कि आपने उसको रेज कर दिया जी। प्लीज एनीवन एल्स? प्लीज। जो हमारी लेट सबमिटेड असाइनमेंट्स हैं उनका टाइम एक्सटेंड कर दें। लेट सबमिटेड असाइनमेंट का टाइम एक्सटेंड कर दें। सर वैसे एक कॉमन सेंस की बात है कि देखिए कितना बड़ा जो पूरा साल लगा के चैप्टर मैनेजर बनाता है, हम पूरे वीक लगा के क्वेश्चन कर लो, मैं फिर आंसर करता हूँ, क्योंकि फिर मेरी टर्न आएगी ना। सर तो वही मैं कह रही हूँ, आप थोड़ा सा टाइम। रिक्वेस्ट मेरी है, गुजारिश ये है, जो आप रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट की बात कर रही है ना जी, उस रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक एक वर्ड मेजर करना पड़ता है, नापना तोलना पड़ता है, देन जाके आपका वो डॉक्यूमेंट बन रहा होता है। और अब हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इससे बड़ी आज़ादी और क्या होगी। मैंने कहा कि आप घर में बैठ के सोचें कि मैंने अफसोला बनाना है और आप उसी के डॉक्यूमेंट बना लें। ऑल द डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। तो अजम्पशन वाला डॉक्यूमेंट तो बहुत आसान होता है जी बनाना, एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट। ये जो बैठे हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, इनसे जरा पूछें, प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट में एक लाइन इवन लिखने के लिए आपको एक वीक लग जाता है, बिकॉज यू हैव टू कलेक्ट द डाटा ना। और ये वाला तो डॉक्यूमेंट है ही अजम्पशन, नॉट ओनली ऑन द अजम्पशंस, बल्कि हर एक हेडिंग की पहले डेफिनेशन बताई गई है, फिर उसके नीचे वो हेडिंग सॉल्व करके दिखाई गई है कि इस हेडिंग में क्या आना है और किस तरीके से आना है और कितना आना है। बस उसी सॉल्व हुई हेडिंग को हम लोगों ने मैप करना है, हमने अपने कॉन्सेप्ट पे, और उसको फिल कर लेना। बट डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। वैसा तो नहीं है कि हाँ, तो वीक बहुत इनफ होता है। अच्छा सर ये देखिए ना, आपने ये 2 एक साइड को एक बात यह है कि जी शायद आई विल बी रॉन्ग, बट आई एम ट्राइंग एंड एज पर माई कॉन्सेप्ट ऑन है, मेरे ख्याल से ऑन है। नहीं, वो यहाँ से मेरे ख्याल से स्लीप मोड पे चला गया था। हाँ हाँ बस ठीक है, थैंक यू। सो मे बी आई विल बी रॉन्ग, बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ जी, ये आप लोगों का एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट में यकीनन बहुत अच्छा सीख रहे होंगे, बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट फैकल्टी होगी यहाँ पे, वो बहुत अच्छा कन्वे कर रहे होंगे, बट मेरे एंड पे यही पार्ट होता है कि मैं मैक्सिमम आप लोगों को इक्विप करके मार्केट में भेजूँ। ठीक है, प्लीज एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट के हवाले से? स्टार्ट करें हम, चले। एक्चुअली बिसाइड ऑफ दिस डिस्कशन आई वाज वेटिंग फॉर द कैंडिडेट्स कि शायद कुछ आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। ये एंड पे आप जरा मास्क उतारेंगे? ओह अच्छा, आप बड़े अरसे बाद आए हैं, बाकी सारी क्लासेस में हैं? सर इसका मतलब है कैमरे की खुफिया आंख आपको देख रही थी ना कहीं सर मैं आपको मिस कर रहा था, तभी मैंने आइडेंटिफाई किया ना कि आप नहीं है। चले, आज एक डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इस डॉक्यूमेंट का पर्पज ये था, प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये डॉक्यूमेंट एक बनाया डॉक्यूमेंट है, दैट कॉल्ड द सॉफ्टवेयर SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर जब किसी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट पे जाता है तो ये वाला प्रोजेक्ट बनाता होता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने का मतलब ये होगा, यू कैन से कि सर हम तो कुछ लोग सिविल के हैं, कुछ इंजीनियरिंग के हैं, कुछ मैकेनिकल के हैं, कुछ हो सकता है IT के होंगे, बट
यू विल बी सरप्राइज कि हम ये डॉक्यूमेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट टू डिस्कस द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ये डॉक्यूमेंट इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि अगर हम स्लाइड्स के अंदर जाके कोई डेफिनेशन वगैरह पढ़ते तो शायद मे बी यू विल बी नॉट इन अ पोजीशन टू लर्न द थिंग्स कि यार इस डेफिनेशन के एक्चुअली पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें भी आएगा, मैं कहता हूँ आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन अगर आपको मैं बताता हूँ वो आप पता नहीं चलेगी। जब हम एक सॉल्व सिनेरियो को सॉल्व करते हुए उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और उसका स्कोप भी क्लियर हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में क्विकली हम चीजें देखते हैं। इंट्रोडक्शन हम नहीं डिस्कस करने जा रहे, एक सिंपल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है कि किसी कॉलेज के लिए पूरे कॉलेज को मेंटेन करने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। मैंने वेरी फर्स्ट डे मैंने आप लोगों से सिनेरियो डिस्कस किया था कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का तो मतलब हमारी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है। ये अगर हमारे स्टेक होल्डर्स हैं तो वी हैव द डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। कोई सोच रहा होगा कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्टूडेंट्स की फीस का भी मैनेज करके देगा, कोई कहेगा कि नहीं जी वो उसकी अटेंडेंस के हवाले से भी मैनेज करके देगा, कोई एक्सपेक्ट ये कर रहे होंगे कि ये जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है शायद ये भी उसके अंदर मेंटेन्ड हो रही होगी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द सिस्टम, बट उस सिस्टम की डेफिनेटली एक बाउंड्रीज होनी है। आप दुनिया का कोई भी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट उठा लें, उसकी खास लिमिटेशंस हैं, उसकी एक बाउंड्रीज हैं, वो एक खास बाउंड्री से काम करती है ऐप या प्रोडक्ट और एक खास बाउंड्री तक जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें वो प्रोडक्ट हर काम कर रहा है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि हम लोग किसी भी रिक्वायरमेंट्स को या किसी भी स्कोप को स्पेसिफिकली लॉक कैसे करते हैं। कोई चीज वेग नहीं छोड़ते। अगर हम लोगों ने वेग छोड़ ली तो जो क्लाइंट है वो एक्सपेक्टेशन लगा लेता है, ठीक है। सो हम लोग कहते हैं जो डॉक्यूमेंट में लिखा गया दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये देखिए जी, यहां पे ये इस पैराग्राफ में जहां पे ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये इस पैराग्राफ तक तो हम लोगों ने जर्नली बताया कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर होगा। मैं डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज हमारा पर्पस सिर्फ इसकी लर्निंग है, ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना नहीं है, ठीक है। बस इससे नीचे वाला जो हमारी हेडिंग है हम उसको देखते हैं। ये जरा हेडिंग पढ़ें जरा जी, देखें। कहते हैं इसके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ है। द एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट्स लॉगिन आईडी पासवर्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। स्टाफ टेक्निकल कैन एक्सेस द सिस्टम। एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी गई है। मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक पोर्शन को आप लोगों को एंड से नजर आ रहा है या मैं इसको और जूम करूं? ठीक है जी, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पैराग्राफ, ठीक है जी। सो ये एक्चुअली पैराग्राफ डिस्कस करने का मतलब ये है कि एक डॉक्यूमेंट की सेंसिटिविटी, हम लोगों ने जो अपना डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं उस अजम्पशन में इस ड्रिल डाउन लेवल तक जाना है कि वो एक्चुअली ये आपको बता रहा है कि जो एक सिस्टम बन गया, आप लोग उसके यूजर हैं, आपका एक लॉगिन पासवर्ड तो क्रिएट करना है ना, तो इवन यहां तक भी मेंशन कर रहा है कि वो लॉगिन पासवर्ड कौन क्रिएट करेगा। ऐसे तो मैं सबको अगर अथॉरिटी मिल जाए तो हर कोई अपना वीसी का बैठ के लॉगिन और पासवर्ड बना के बैठ जाए, हर बंदी एक वाइस चांसलर बन जाए। सो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास एक टेक्निकल स्टाफ है, नॉन टेक्निकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम कर रहा होगा। और एक ये पैरा आप देखें जरा, फ्रंट पेज उसका क्या होगा, बैक एंड के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई होगी। जरा प्लीज क्विकली अगर इसके वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी जरा पढ़ते जाएं ताकि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैं वो भी आपको बता दूं। कौन सी डेटाबेस यूज होगी, किस किस सर्वर पे ओपन होगा, किस किस सर्वर के कौन कौन से वर्जन तक ये ओपन होगा, कौन से लेस वर्जन तक आप चलाएंगे तो उस पर ओपन नहीं होगा। ये एक बहुत छोटी सी चीजें हैं, शायद ऐसी चीजें जो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं की जा रही थी, हमने वो भी इसके अंदर नोट डाउन की हुई है। कोई ऐसी टर्म जो आप पूछना चाहें इसमें से प्लीज देख लें। सारे डॉक्यूमेंट ये एक तरह के हैं। अभी हम एक डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेंगे ना तो बाकी डॉक्यूमेंट आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएंगे। ये ब्लू कलर आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा रीडिंग में? चलें, सारे डेटाबेस ये जावा बेस हैं। सॉरी, ये टॉमकैट हो गया, 5.5, ये सारे स्क्रिप्ट्स जावा बेस। ये आप समझ लें डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं।
ये मैं जब बाई चांस ये चीज आ गई है तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स बट द पार्ट ऑफ योर लर्निंग, बिकॉज आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपने हर किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। जब हम किसी भी आईटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट की बात करते हैं ना तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्रंट एंड के लिए होती हैं, टेक्नोलॉजीज समझ लें या प्लेटफॉर्म समझ लें, जो हमें फ्रंट एंड नजर आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल ये MS वर्ड पे जो चीजें हमने खोली हैं तो किस किस तरीके से अपेरेंटली नजर आएंगी। हम वेबसाइट खोलते हैं तो अपेरेंटली कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ नजर आती है। फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। इसी तरह बैक एंड है, बैक एंड से मुराद ये है कि इस इमेज के बाद पीछे मतलब इस पिक्चर के बैक के ऊपर एक्चुअली काम चल कैसे रहा है। ATM मशीन पे तो हम जाते हैं ना, वो हमें कहता है करंट बैलेंस है, हम क्लिक करते हैं। बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई चीज है, टेक्नोलॉजी जो हमारा पासवर्ड भी चेक कर रही है, ट्रे में से कैश भी काउंट करके दे रही है, फिर हमारी रिसीप्ट भी निकाल रही है, तो दैट कॉल्ड द बैकएंड। इसी तरह डिफरेंट बैकएंड की टेक्नोलॉजीज हैं। डेटाबेस टेक्नोलॉजी से मुराद ये कि ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे डाटा स्टोर होना है। तो ये 2-3-4 प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। उन इवन टेक्नोलॉजीज के बारे में उसने मेंशन कर दिया कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी किस जगह पे यूज हो रही होगी। मैं रीजन उसका बता देता हूं जी। आईटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में मोस्टली ये होता है, मैंने किसी से आईटी का एक प्रोजेक्ट बनवाया और उसने मुझे सिंपल समझ लें HTML में बना दिया। मैं आप लोगों को एक सिंपल लर्निंग के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। उसने HTML में बना दिया। HTML हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग की सबसे कोर और बेसिक एक लैंग्वेज है जिसके अंदर कोई बहुत इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं आ सकती, ठीक है। उसने बना के दे दी। अब वेबसाइट पूरा काम कर रही है जो उसने करना चाहिए, अपेरेंटली पूरा काम कर रही है। जब मैंने देखा तो मैंने उसे कहा नहीं यार, मैं तो .NET में एक्सपेक्ट कर रहा था। अब यू कैन से .NET इज अ मोस्ट एडवांस्ड वर्जन इन द वेबसाइट, AngularJS मोस्ट एडवांस्ड वर्जन या मोस्ट एडवांस्ड प्लेटफॉर्म, तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगी, कस्टमर आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये इसलिए टेक्नोलॉजीज जो है वो पहले से मेंशन की जाती हैं जी। पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट बस एक हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट। अच्छा ये देख ले, स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस, ये यस ये प्लीज देख लीजिएगा स्कोप। उसके अंदर हम मेंशन कर रहे हैं ये सिस्टम के थ्रू सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, व्यू चेंज कर सकते हैं थ्रू द ऑप्शन द डिफरेंट फीचर्स। जर्नली इससे मुराद ये कि उसने सिर्फ आपको एक स्कोप बताया कि सिस्टम आपका ये काम कर सकेगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने सिंपली इसको चीजें देखते जाना है। इसकी ऑडियंस कौन कौन सी होगी, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद अभी तक हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो चीजें पढ़ते रहे हैं, उन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने ये चीज हम लोगों ने नहीं देखी भी नहीं है। अभी तक हम यही बता रहे हैं, प्रोजेक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। वी आर नॉट सेइंग, जब आप लोग सिविल का भी, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सिविल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड रखते हैं, सिविल का भी जब हम प्रोजेक्ट करने जाते हैं ना, तो उस सिविल के प्रोजेक्ट के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, आपके प्रोजेक्ट में इवन मेंशन्ड होता है डॉक्यूमेंट में, ये सुपरवाइजर होगा, ये उसका असिस्टेंट होगा, ये उसका चीफ होगा, पूरे एक हायरार्की मेंशन्ड होती है। इन द सेम वे अब ये चूंकि एक प्रोडक्ट है, आईटी प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी वो बता रहे हैं कि आपके इस आईटी सिस्टम को हेड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर होगा, स्टूडेंट होगा और स्टाफ होगा। नाम से पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा होगा, जो स्टूडेंट और स्टाफ दोनों की जो क्यूरीज रिजॉल्व करनी है ना टेक्निकली, जिसके पास पूरी सिस्टम की एक्सेस है, ही और शी विल बी एडमिनिस्ट्रेटर। फिर इसी तरह स्टूडेंट जो हमारा जिसने यूज करनी है। स्टाफ और स्टूडेंट को कोई बता सकता है अलग उसने क्यों कर दिया, एक ही कर देता कैटेगरी में? एक्सीलेंट। स्टाफ को फॉर एग्जांपल सबका रिजल्ट नजर आ रहा है, स्टूडेंट को उसका सिर्फ अपना इंडिविजुअल रिजल्ट नजर आ रहा होगा, तो ये बता रहा है कि नहीं ये 3 रोल होंगे, हम आईटी में इसको रोल बोलते हैं। अच्छा यस 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 ये उसने अब क्या लिख दिया जी, एंड एब्रीवेशन। अब नो यू विल बी सरप्राइज बिकॉज आप लोग भी इस तरह के एक डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। हमें अब सबको पता है ब्राउजर क्या होता है, हमें सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जावा क्या होता है, इवन हमें ये तो पता है ना कि ये यूजर क्या होता है, ये जो यूजर लिखा हुआ है ये, ठीक है। उसने इवन यहां तक की जो एक टर्म है वो भी उसने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन की हुई है कि यूजर से मेरा मतलब क्या होगा। क्विकली आगे जाते हैं जी, साथ साथ प्लीज आप इसको देखते जाएं, अगर कोई ऐसी टर्म है, मैं इसलिए बिल्कुल स्लो भी चल रहा हूं जी। क्या ही सेट के जो मैं वर्ड ओरेकल यूज कर रहा हूं ना, उसने यहां पे उसकी भी डेफिनेशन दे दी कि ओरेकल है क्या एक्चुअली, एक बहुत मतलब लीनियर सी समझ लें एक डेफिनेशन से उसने बताई है।
ये सब बताना चाह रहा है कि इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में इस वर्ड की ये डेफिनेशन होगी या इस डेफिनेशन के अगेंस्ट ये वर्ड यूज होगा। एक्सीलेंट, एग्जैक्टली वो ये बता, यूज का वर्ड तो कहीं भी यूज हो सकता है, इस प्रोग्राम में ये इसलिए उसने डिफाइन किया। एक्सीलेंट। स्पेसिफिक इस डॉक्यूमेंट में वो बता रहा है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक वर्ड है जेएसपी, अगर मैंने वर्ड यूज किया हुआ है तो जेएसपी का मतलब ये है, उसका ये वर्जन है, उसका ये मॉडल है, समझ ले, ये व्हाटएवर, ये उसका कंप्लीट डिटेल उसने बताई हुई है। अच्छा, रेफरेंस उसने अच्छा, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन सिस्टम के बारे में बता दिया। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव कि प्रोडक्ट से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट फंक्शन, ये जरा देख लीजिएगा, प्रोडक्ट फंक्शन है हमारे पास 2.1 और फर्दर उसके साथ उसने मॉड्यूल बता दिए कि इसके कौन कौन से मॉड्यूल होंगे। एक तो मैं बताता एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के मॉड्यूल में उसने सब चीजें लिख दी कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या 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 चीजें अलाउ होंगी। उसके बाद कौन सा यूजर है और उसके बाद अच्छा नहीं, बस दो ही लोग हैं, यूजर है और एडमिनिस्ट्रेटर है। यूजर को फर्दर उसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया होता है, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टाफ। मेरा अब केस स्टडी जरा सुनिएगा। मेरी केस स्टडी ये कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर के उसने हिस्से में काम रखे हुए हैं, ये बताने की क्या जरूरत है। अगर में से कोई काम इधर भी आ जाए तो खैर है, उधर चला जाए तो खैर है, हम सिस्टम को तो चेंज कर सकते हैं ना। मेरा केस स्टडी ये है। इसमें सीन ये है कि अगर स्टूडेंट को मिल जाए कि किसी को रजिस्टर करना है न्यू यूजर, तो स्टूडेंट तो अपने रोल को वही बात है कि बना मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, वो तो फिर हम बैकएंड पे चेंज कर ले फौरन जाकर। लिखने की जरूरत है ना, अगर लिखेंगे तो पता चलेगा ना कि ये चीज है। डॉक्यूमेंट में आती है, डॉक्यूमेंट है किसी चीज के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर टेक्निकल आंसर एक्चुअली। जैसे असाइनमेंट है, हम उसको पर्सनली स्टूडेंट है उसको रिवाइव नहीं कर सकते ना, वो राइट्स तो सिर्फ आपके पास है, टीचर के पास। ऐसे ही वो चले, आई अप्रिशिएट योर आंसर्स। मैं थोड़ा सा टेक्निकल ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जब हम आईटी के स्पेशली बात करते हैं ना जी, तो ये आप लोगों के लिए भी है। जब हम आईटी का, तो जरा प्लीज केयरफुली सुनिएगा, आईटी के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या प्रोडक्ट बनाते हुए हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी जब बैक पे डेटाबेस डिजाइन करते हैं ना जी, डीबी डिजाइन करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये डीबी की रिलेशनशिप होंगे। डीबी की रिलेशनशिप से मुराद ये कि इसके ये रोज होंगी, ये कॉलम्स होंगे, ये फलां प्राइमरी की होगा, ये उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। हम लोगों ने एक दफ़ा उसको डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन करने के बाद आपने सिस्टम बना दिया। सिस्टम बनाने के बाद बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, ये एक आध दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, यूज़र अपेरेंटली बहुत माइनर सी चेंजेस बताता है। यूज़र कहता है नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे कर दें, तो आईटी वाले उसे कह रहे थे नहीं ये नहीं पॉसिबल। अब वो एक नई डिबेट छिड़ जाती है मार्केट में, बहुत ट्रेंड्स हैं ये चीज़ें, वो बहुत डिबेट बन जाती है कि ये क्यों नहीं पॉसिबल। वो इस वजह से नहीं पॉसिबल होता। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूं, आपने एक पूरी बिल्डिंग बना ली, इसके ऊपर कोई 5, 6, 7, 8, 10 फ्लोर हैं, और मैं कहता हूं नहीं ये वाला जो कमरा है ना जी, ये यहां से निकाल के वो सामने ले जाएं। टेक्निकली अब आप उसे कहेंगे या सर ये पॉसिबल नहीं है, आप बड़ा उसे समझाएं इसलिए पॉसिबल नहीं है। आप कहते हैं इस ब्लॉक के ऊपर बाकी सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, अगर मैं एक ये ब्लॉक निकालता हूं तो डेफिनेटली सारे ब्लॉक्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका रिलेशनशिप आपस में डिस्टर्ब हो जाएगा। डीबी के अंदर भी ये मसला होता है। ये जो हम सर यहाँ पे सारे काम और चीजें लिख रहे हैं ना, ये इस वजह से यूजर के पास लिख रहे हैं कि भाईजान एक दफा अगर मैंने डीबी बना दी और उसके बाद अगर तुमने चेंजेस कहा, अपेरेंटली तुम्हें यही लगेगा कि मैं तो फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग में 700 रूम्स बने हुए हैं, और अपेरेंटली वो कहेगा मैंने तो एक रूम कहा है इसको, ये रूम यहां से खत्म कर दो, ये रूम इधर नहीं वहां फलां जगह बना दो। अपेरेंटली आपको लगेगा एक रूम चेंज करने की बात हुई है, एक ब्लॉक चेंज करने की बात हुई है, बट ऑल द ब्लॉक्स आर इन द रिलेशनशिप। ठीक है, जो आईटी के लोग हैं उनको आइडिया होगा, हमारे पास फिर वहां पे अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1, so and so forth। ठीक है, तो वो अगर एक चीज भी आपने कहीं से छेड़ी उसने पूरे ने डिस्टर्ब हो जाना है। ठीक है, अच्छा मूव करते हैं जी प्लीज। ये जरा देखिएगा, ये शायद हमारे आप में, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, मेरे माइंड में नहीं थी ये चीजें कि ये भी हमें बतानी चाहिए क्या, और इसको पढ़ने के बाद आप रियलाइज करेंगे हाँ यार ये भी हमें वाकई बतानी चाहिए थी। ये तो आपने एक गेम बना दी यूजर की रिक्वायरमेंट पे, बहुत अच्छी गेम है, मैं चले इस चीज को भी छोड़े, यूजर की रिक्वायरमेंट पे आपने एटीएम मशीन बना दी, बहुत अच्छी है, पूरा काम करती है, कार्ड ले,
अटेम्प्ट लेती है, पासवर्ड चेक करती है, कैश निकालती है। बट मैंने शायद पहले भी एग्जांपल कोट की थी, वो एक ट्रांजैक्शन से मतलब पासवर्ड चेक करने के बाद मेन स्क्रीन पे ले जाने के लिए आपसे 3 मिनट का टाइम ले लेती है। आप एक्सेप्ट करेंगे मशीन को? है बहुत सस्ती, ये भी आपको मैं बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आम मशीन 50,000 में बनती थी, तो वो 10,000 में बनी है हमारे। आप एक्सेप्ट करेंगे? नॉट एट ऑल। चलें एक और सिनेरियो, आपके पास मशीन बन गई, बहुत अच्छी है, टाइम भी बहुत अच्छा है, बट आपको साथ किसी ने कानो कान ये भी खबर दे दी कि अभी तो चल रही है, 2025 में अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो ये चेंज नहीं हो सकती, अपग्रेड नहीं हो सकती, आपको बिल्कुल नए सिरे से नई मशीन, नया सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा। आप लेंगे उसे? सो नो, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग। These bases you decide as a technical person कि यार ये मुझे प्रोडक्ट नहीं यार, ये जावा लैंग्वेज तुम क्यों यूज कर रहे हो भाई, ये चेंज कर दो, इसमें फलां जगह ले आओ, ये विंडो ना यूज करो, इसमें फॉर एग्जांपल फलां ऑपरेटिंग सिस्टम ले आओ। डिजाइन एंड इंटरफेस कॉन्स्ट्रेंट, ये जरा पढ़िएगा प्लीज, 2.3। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब पता है ना कि हमारे पास कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, तो वो बता रहा है डिजाइन और इंटरफेस के हवाले से आपके पास कौन कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स है। बस 2 लाइन में ये प्लीज पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है जी? assumption and dependencies, वो assumption ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्विकली आपको बता दूं, मैंने कहा जी मैं HTML यूज करूंगा और assumption में मैंने लिख दिया HTML तकरीबन आने वाले 50 सालों तक रहेगी, मैंने assumption में ये लिखा। आपको याद है ना, मैंने आपको कहा था एक प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर एक प्रोग्राम मैनेजर भी है, फिर एक पोर्टफोलियो मैनेजर भी है, मतलब उसका भी डैडी उस वहां पे अवेलेबल है। वो स्टेटमेंट पढ़ेगा, वो कहेगा या मैं गलत स्कूल में पढ़ के आया हूं या ये फिर गलत स्कूल में पढ़ के आया। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो डिपेंडेंसी भी हम लोग बताते हैं। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट आ गया। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास एक चीज है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। पहले हेडिंग है, हेडिंग से हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। किसी को आइडिया है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज अगर किसी को आइडिया, नाम से किसी को थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सर और कौन? बस एक को पता है, ये इन लोगों को पता होगा शायद, ये तो आईटी के हैं, आप लोगों को तो आईटी है ना, ठीक है जी सर। ये सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा? सिंपल सी है। और नॉन फंक्शनल? नॉन फंक्शनल ये है कि जो इसको यूजर है वो उसके उससे रिलेटेड है कि वो कैसे इसको जो है वो मोल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। सर फंक्शनल वाली ठीक है, नॉन फंक्शनल वाली थोड़ी सी ठीक है। और कोई प्लीज जी, आपको आइडिया है? फंक्शनल क्या, नॉन फंक्शनल पहले बता दें बल्कि। ठीक है, और नॉन फंक्शनल? नॉन फंक्शनल में कुछ उससे एसोसिएटेड चीजें आ जाती हैं, क्लियर नहीं था सर फंक्शनल में जो चीज चल रही है अपने बराबर पे से, नॉन फंक्शनल जो आपने मार्कर बनवाया, आपको आइडिया है? एटीएम के अंदर सर, उनके अंदर जो एयर कंडीशन लगा होता है, एसी लगा होता है, वो नॉन फंक्शनल। कहीं से पढ़ा या अभी माइंड में है? शाबाश, गुड, एक्सीलेंट, दैट वाज द एक्चुअली करेक्ट आंसर। इन्होंने भी यही बताया। आपने ये मार्कर बनवाया, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या थी कि लिखना चाहिए, इसमें इंक पड़नी चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए, कैप, ये सारा कुछ आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो इसने एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म करना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर वो सब चीजें हम लोग मेंशन करते हैं जो एक्चुअली उसने चीजें परफॉर्म करनी है और जो हमें पता है। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सुनिएगा जरा। ये जब मैंने कैप बंद किया तो कैप बंद करने के बाद ये एक लॉक लगा है इसमें, ये आपको उसने नहीं बताया कि लॉक भी लगना चाहिए, ये आपने उसे बताया, ये आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उसे कहें इसमें लॉक भी लगेगा। दूसरा, इस मार्कर को मैं उल्टा करके पॉकेट में डाल लूं तो ऐसा नहीं है कि इसकी इंक मेरे कपड़ों पे लगना शुरू हो जाए। दिस इज द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सिस्टम, इस सिस्टम के पर्सपेक्टिव से बात करूं, सिस्टम से के पर्सपेक्टिव से ये है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो थी,
फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हमारे पास थी वो ये थी कि एटीएम मशीन कार्ड लेगा, पासवर्ड चेक करेगा, ये सब चीजें उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी जो उसने परफॉर्म करना। एटीएम मशीन में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अब उसकी ये है, आपको यूजर ने क्या बताया कि एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन में जो टाइम है फॉर एग्जांपल वो 1 सेकंड का होना चाहिए, यूजर नहीं बताता, उसको तो पता भी नहीं है। दिस इज योर पार्ट। तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद नॉन फंक्शनल में आती होंगी। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग, ये पूरा रूम चाहे तो हम एक दिन में भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें शायद सिविल में कैसी चीजें आती हैं कि एक दीवार बनने के बाद उसको कोई ड्राई होने के लिए टाइम देना है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना, या वो सीमेंट का प्लास्टर करने के बाद उसको पानी से क्या करते हैं, क्या होता है, क्यूरिंग या तराई, एग्जैक्टली तराई, वो हमारे यहाँ लोकल तो ये एक वर्ड मशहूर है ना जी, तो ये करते हैं। अब ये किसी आपके प्रोजेक्ट में नहीं मेंशन, डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि 4 दिन इसकी आपने ट्राई करते रहना है या 2 दिन ट्राई करते रहना, बट यू नो वेरी वेल कि इसको कितने दिन एटलीस्ट टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो दैट कॉल्ड द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सो हमने इस सिस्टम में लिख दिया है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिर्फ लिखी हुई, नॉन फंक्शनल नहीं है। अच्छा खैर एनीवे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो बता रहे हैं, ये जो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन वाला मॉड्यूल बता रहे हैं, एक हम लोगों ने ओवरऑल बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक मॉड्यूल है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स बनने हैं, फाइन, बट अब वो इंडिविजुअल एक एक फ्लोर की डिटेल देने जा रहा है आपको। तो उस ई सेट के एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो मॉड्यूल है वो क्या क्या काम कर सकता है, एडमिशन, अकाउंट, हॉस्टल, बस रूट्स, ये वो साथ साथ उसकी डिटेल्स भी लिखी हुई है कि इन कामों के अगेंस्ट वो कितना काम कर सकता है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें हमारे पास, प्रोफाइल, मार्क्स, फीडबैक्स, रिमार्क्स, ये आ गई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये जरा प्लीज पढ़िएगा, ये अब आपको इससे आइडिया होगा। यू विल सी ये फंक्शनल में नहीं है, आपको किसी यूजर ने नहीं बताई। आपने उसे बता दिया, आपको ये जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं ना, इस प्रोडक्ट को चलाने के लिए एटलीस्ट आपके सिस्टम में कितनी रैम होनी चाहिए, 128 या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा प्लीज, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिसाइड कौन करता है? 1 by 1 प्लीज सर। अच्छा, और जो डिजाइनिंग करते हैं, और प्लीज प्रोजेक्ट मैनेजर, और अगर हम ये कहें कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम खुद ही डिसाइड करते हैं एज पर आवर एक्सपीरियंस या एज पर आवर इंटेग्रिटी, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए आज तक दुनिया में कोई स्पेसिफिक रोल आइडेंटिफाई नहीं हुआ। इट्स ऑल अबाउट योर इंटेग्रिटी, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस। ये आप लोगों ने ऐड करनी है। अगर आप एक वही सिस्टम ऐसा बना के दे दें जिसको चलने के लिए 26 GB या 50 GB की रैम चाहिए हो, दैट वाज योर इंटेग्रिटी ना, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या आपने बताना था कि मैं कैसा सिस्टम डिजाइन कर रहा हूं भाई जो जिसको इतने रिसोर्सेस चाहिए होंगे। रैम नीचे क्या लिखा सर? जी रैम नीचे क्या लिखा है? सॉरी, रैम के नीचे क्या लिखा है? अच्छा 20 GB और HD हार्ड ड्राइव है उसकी, कि सिस्टम को चलाने के लिए एटलीस्ट आपको इतनी जो है हार्ड डिस्क साथ होनी चाहिए। जब हम एटीएम मशीन भी लगाते हैं ना सर, तो हम उसके अंदर भी मेंशन करते हैं कि एटीएम मशीन तो मैं आपका लगा दूंगा, बट एटीएम मशीन को ऑपरेट करने के लिए अपने एक सॉफ्टवेयर है ना, तो सॉफ्टवेयर और लोगों के ट्रांजैक्शन उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम उसमें भी बता रहे होते हैं कि बिल्ट इन इसके अंदर इतनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। अभी हम लोगों ने एटीएम मशीन की एक मिसाल दी थी, वो एसी वाली, पासवर्ड्स हैं। अच्छा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर अब ये भी आ गया, बहुत सारे आप एटीएम मशीन जाते हैं, मशीन के जो ऑनर्स हैं, जो कंपनीज बनाती हैं, उन्होंने खुद फीचर इंट्रोड्यूस करवाया, आप लोगों ने नहीं कहा, बैंक ने नहीं कहा उसे। उन्होंने क्या किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो जो आपका कीपैड है, उस कीपैड के अगेंस्ट साइडों पे वो प्लास्टिक का 2 ऐसे और 1 ऐसे, वो बिल्कुल ऐसे कवर सा होता है। अब वो अब ना किसी फंक्शनल में है ना किसी नॉन फंक्शनल में फॉर एग्जांपल, बट अगेन है तो दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द नॉन फंक्शनल, बट वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी।
चलिए ये डॉक्यूमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा, लेट्स मूव टूवर्ड्स योर क्वेश्चन प्लीज। बहुत सारी ऐसी इसी में टर्म्स हैं, चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल न्यू हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज ना रहे, पूछें मुझसे कोई चीज़ भी है इसके अंदर। कोई चीज़ प्लीज। इस डेटा की सर सेफ्टी क्या है? कॉलेज के लिए सारा स्टूडेंट अलग आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन अलग आ गई, ठीक है, सेफ्टी भी आ गई, ओवरऑल इस सिस्टम में क्या चीज आपको अचीव क्या की है? इस सिस्टम में हमने अचीव क्या किया? मतलब इस सिस्टम में आपका फीस का स्ट्रक्चर सीधा हो गया है, स्टूडेंट की एडमिशन सीधी हो गई है, रिजल्ट सीधा हो गया है, क्या चीज है? अच्छा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम चूंकि ज़रा क्विकली डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर रहे थे, ये सब चीज़ें वो जो स्कोप वाली हेडिंग मैंने बताई थी ना, उसमें वैसे कवर है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। वो ये है कि एक फॉर एग्जांपल कोई एक कॉलेज था, उसकी एक रिक्वायरमेंट ये थी कि जब मेरे से किसी स्टूडेंट के मार्क्स पूछे जाते हैं ना, तो 4-5-6 रजिस्टर देखने पड़ते हैं उसकी फ़ीस के लिए अकाउंट्स को। अब ये कैसा सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जिस सिस्टम के ऊपर यूज़र डेली बेसिस पे जाके अपना लॉगिन कर सकता है, उसके कौन कौन से सेमेस्टर्स एलोकेट हुए हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट एलोकेट हुआ है, कौन सी उसकी असाइनमेंट चेक होगी है, नहीं चेक हुई, उसका क्या रिजल्ट है। इंडिविजुअल स्टूडेंट को इस तरह नजर आ रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर को उस पूरी क्लास का रिजल्ट नजर आ रहा होगा। और एक सिंगल क्लिक के ऊपर जब हम एक क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, इंडिविजुअल स्टूडेंट का जो ओवरऑल रिजल्ट बनता है उनके फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या ईमेल के ऊपर वो लॉन्च हो जाएगा। इस तरीके से फीसेस के हवाले से, फीस के हवाले से फॉर एग्जांपल अगर मुझे भाई साहब का पता है कि यार डिफॉल्टर है कि नहीं, मैं इंस्टेड फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछने की बजाय सिस्टम ही देख लूंगा कि इसका क्या पोजीशन है। तो ये सब चीजें हमारे सिस्टम के स्कोप के अंदर हम लोगों ने मेंशन की हुई हैं। आपका क्वेश्चन यही था वैसे? जी, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने एडमिट कार्ड दिया ना, तो एक हमारा सब्जेक्ट आगे गया, अच्छा, हफ्ता बाद गया, तो मैं उनके पास लेने गया तो कहते आपको तो रिकॉर्ड ही नहीं, मैंने कहा पहले आपने मुझे दिया है, फिर पता नहीं उसने कौन सा नंबर मेरे से पूछा, तो फिर उसमें वो सिस्टम में गया। सर पहले उसने दिया था मुझे एडमिट कार्ड दो सब्जेक्ट का, वो जब चेंज हुआ तो वो जो डेटाबेस वाला तो फिर मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी अगर एग्जांपल कोट करूं, हम सब लोग पास आउट हुए, एक नेक्स्ट सेमेस्टर में गए। जैसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं ना, तो मैंने अपने सिस्टम में जाकर देखा कि उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल टोटल सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट अलाउ थे या एलोकेटेड थे। किसी को 5 मिले हुए, किसी को 4 मिले हुए, किसी को 6 मिले हुए। जब मैंने जाके वहाँ पे सिस्टम में जाके पढ़ा देखा, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल कहा कि कोई एक सब्जेक्ट था XYZ, तो उन्होंने कहा कि सिस्टम आपको ये सब्जेक्ट इस वजह से अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आपका एक और सब्जेक्ट फेल है जो कि इसका प्री रिक्विजिट था। आप पहले उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर आप आके ये सब्जेक्ट लेंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि बाकियों को 6 सब्जेक्ट थे, मुझे 5 थे तो मेरी यशी होगी, नहीं। मैं जब तक उस पूरे ट्री के अंदर सिस्टम में वो 6ठा सब्जेक्ट पास नहीं करूंगा किसी सेमेस्टर में जाके, तब तक वो मेरी डिग्री मुझे एलोकेट ही नहीं होगी। तो ये सारा सिस्टम की चीजें, अगर ये क्लरिकल स्टाफ तक हो तो सर वो तो सबको सब्जेक्ट दे दे गलती से, और आधे सेमेस्टर में जाके पता चले नहीं है तो इसको तो नहीं देना था, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब इस सिस्टम को इसको हम क्लोज करते हैं प्लीज, और चलें एक ये डॉक्यूमेंट देख लेते हैं डिजाइन फेज का। इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। यस, ये तो हम लोगों ने, ये मेरे व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो ये मेरा था। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मॉड्यूल है, कोई एक मॉड्यूल है, हम लोगों ने फीडबैक का एक मॉड्यूल बनाया। आप देखें तो वेबसाइट पे जाते हैं, फीडबैक का एक ऑप्शन है, फीडबैक पे क्लिक करते हैं, वो आपसे फीडबैक ईमेल कुछ चीजें लेता है। वो चीजें ऐसी नहीं बन जाती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको प्लीज गौर से देखेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। फीडबैक के लिए वो कहता है यूज केस नेम है फीडबैक। यूज केस नेम से मुराद ये है, मैं पहले इसकी पढ़ाने से पहले आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं। जब एटीएम मशीन बनाई गई होगी, तो ऐसा होता है कि आप एटीएम मशीन में जाएं, कार्ड इंसर्ट करें, पासवर्ड इंटर करें, पासवर्ड गलत हो और एटीएम मशीन ऐसे लाल गुस्से से आग बगोला हो जाए, या आपका कार्ड ही फाड़ के बाहर फेंक दे। नहीं, कार्ड लॉक कर लेती है 2 दफा, 2-3 दफा, मिनिमम 3 टाइम तो आपको वो चांस देता है। 3 दफा चांस देने के बाद कुछ मशीन्स की पॉलिसी ऐसी है कि वो आपका कार्ड दोबारा फिर निकाल देती है, मतलब निकाल देती है। कुछ ऐसी मशीन है जो आपका कार्ड कैप्चर कर लेती हैं। ये मशीन 3 दफा आपको ट्राई देगी, ये किसने डिसाइड किया था? कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ। दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कॉल्ड द यूज केस।
ये मैं इसलिए स्पेसिफिक आपको टर्म बताना चाह रहा हूं। यूज केस से मुराद ये कि जब आप सिस्टम को यूज कर रहे होंगे तो कौन कौन सा केस आ सकता है। यूज केस से मुराद ये कि पहला केस है कि पासवर्ड गलत हो सकता है, दूसरा यूज केस है 2 दफा गलत हो सकता है, तीसरा यूज केस है 3 दफा गलत हो सकता है, चौथा यह है कि 3 दफा गलत होने के बाद फिर क्या करना है। अब आपने बाकायदा उस यूज केस में मेंशन कर दिया कि कार्ड कैप्चर कर लें। आपका जो डेवलपर है जिसने कोडिंग करनी है उसको नहीं पता ये किसका प्रोजेक्ट है, उसको नहीं पता इससे पहले क्या बन रहा है, इसके बाद क्या बन रहा है। उसके बाद जब रिटर्न डॉक्यूमेंट जाएगा उसने सिंपल अपनी कोडिंग में क्या करना है, 3 दफा सेम कार्ड अगर तुमसे तुम्हारे पास गलत आ चुका है तुम इसे कैप्चर कर लो। दैट कॉल्ड द यूज केस। आप जाते हैं, आपने कहा जी मैंने सारा कुछ बता दिया उसको कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और आपने कहा यस मुझे रिसीप्ट भी चाहिए उसकी प्रिंटेड, आपने यस कर दी, तो दिस इज द यूज केस कि पैसे निकलने के साथ साथ आपके वो प्रिंटेड स्लिप निकलनी चाहिए। एनीवे यूज केस में आते हैं प्लीज। हाँ यू कैन से बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब यहां पे हम देख लें, वो कहता है जी यूज केस कौन सा, बहुत सिंपलेस्ट यूज केस अभी हम लोगों ने पकड़ा, क्योंकि टेक्निकल आप लोगों को डोमेन में जाने की भी जरूरत नहीं है। वो कहता है जी यूज केस है फीडबैक एक्टर। यहां मैं सिर्फ आपको बार बार ट्रेंड करने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप डिटेल्ड देखें। बिलीव मी, ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बात बता रहा हूं, बिलीव मी, हमारे पाकिस्तान के जितने लोग हैं, जितने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, हमें आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू डू द वर्क विद USAID एंड द UNDP। जितना कंपिटेंट हमारे पाकिस्तान के लोग हैं इतना कंपिटेंट गोरा है ही नहीं। हम लोग बहुत कंपिटेंट हैं, हम सिर्फ मार कहां खाते हैं। जो गोरा है ना वो डॉक्यूमेंट में बहुत आगे है, हम डॉक्यूमेंट में बहुत पीछे हैं। वो अगर आज की क्लास लेने के लिए आने लगा है ना तो वो डॉक्यूमेंट में ये भी लिखेगा कि मैं कितने बजे उठा था, इतना पानी यूज करते हुए मैंने इशार लिया था, फलां चीज का नाश्ता किया था, फलां चीज यहां पहुंचा, ऐसे मैंने किया। एक एक चीज वो डॉक्यूमेंट करते हैं और हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते। ये प्री प्लान करते हैं या काम के बाद भी लिखते हैं या काम से पहले वो लिखते हैं? सब एक चीज, काम से पहले जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो भी लिखते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंगली चीज आपको ये बताऊं, वो एक काम करने के बाद जो उनकी आउटकम्स हैं, जो लर्निंग्स हैं, वो उसको जरूर नोट डाउन करते हैं। जब मैं यहां से रिजाइन करके चला जाऊंगा और मैं अगर यही नोट डाउन करके चला जाऊं कि इस यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बारे में एक फीडबैक दे दूं, और आने वाले सिर्फ टीचर को वो एक पैरा पढ़ ले कि यूनिवर्सिटी कैसी है, स्टूडेंट कैसे हैं, किस तरह इनको लेकर चलना है, कितना खींचना है, नहीं खींचना, वीडियो लेक्चर्स कब आपके पास अवेलेबल, मैं सब अपने एक्सपीरियंस लिख दूं, आने वाले टीचर के लिए कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। आपके पूरे कोर्स का वो रोड मैप पहले दिन ही डिसाइड कर लेगा। अदरवाइज अपेरेंटली नाम से, किसी भी इदारे के नाम से, लोगों से हमें अपेरेंटली ये लगता है कि वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें होगी। जब हम अपने 6 माह वहां पे जाया कर लेते हैं, गुजार लेते हैं, देन वी रियलाइज कि नहीं इसमें तो फलां 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 लूप होल जाए, ऐसी चीजें वो है ही नहीं। एनीवे, एक्टर कौन है जी? कस्टमर। वो यहां पे बता रहा है कि यहां पे फीडबैक के अंदर मैं ये नहीं कह रहा एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, वाइस चांसलर आ गया, प्रिंसिपल आ गया, कहता कोई कस्टमर आया है। पर्पज क्या है? टेकिंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। इस मॉड्यूल का मतलब यही है कि आपने कस्टमर से फीडबैक फॉर्म लेना है। अबे क्या हो गया तुझे? अच्छा, ओवरव्यू, दिस यूज केस टेक फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर अबाउट द वेबसाइट टू इंप्रूव सर्विस। फीडबैक का एग्जैक्ट पर्पज भी बता रहा है कि इसके अंदर आपने कॉलेज को बेहतर बनाना है, अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है। क्या बेहतर बनाने के लिए फीडबैक ले रहे हैं? प्रीसेट के सिर्फ वेबसाइट को इंप्रूव करने के लिए हम लोग ये फीडबैक ले रहे हैं। प्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री कंडीशन से मुराद ये है, आप एटीएम मशीन पे जब जाते हैं, आपने उसकी पासवर्ड के लिए, इसी यूज केस के लिए, इसी सिनेरियो के लिए यूज केस लिख रहे थे, तो उसके प्री कंडीशन से मुराद ये है कि भाई मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो कार्ड अंदर इंसर्ट कर रहा है वो एटीएम कार्ड ही है। किसी का विजिटिंग कार्ड ना अंदर दे दे, अब अंदर विजिटिंग कार्ड भेज दें और आप सिस्टम को कहें कि जनाब ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो प्री कंडीशन में वी आर मेंशनिंग कि वो क्या चीज होगी, इंटर इन अ वेबसाइट, एटलीस्ट मेरी वेबसाइट पे आया हुआ हो। मैं आई वॉज वर्किंग ऑन अ हेल्पलाइन 1218, PTCL की हेल्पलाइन है, शायद आप लोगों को पता है, इंटरनेट की हेल्पलाइन है। मैं वहां पे CSR था, ये जो कॉल्स आप लोगों को अटेंड करते हैं। मेरी रात की शिफ्ट थी और ये हमारी यूज केस और प्री कंडीशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। मुझे कॉल आई रात के तकरीबन 1:30 बजे के करीब, और मुझे कहा गया कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। हमने कॉल एंटरटेन करनी होती है।
मैंने उसे कहा कि उस वक्त, अब तो खैर सिस्टम थोड़ा सा एडवांस हो गया, तब हम पिंग करवाते थे कि आप काले रंग की स्क्रीन पे जाके PANG 192.168.1.0 ये IP पिंग करें। अच्छा, उस पिंग का मतलब ये होता है कि नेटवर्क आपको बताता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, उनको नहीं पता होता, वो हमें लैंग्वेज का पता होता है। हम उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, फलां जगह जाओ, फलां ऑप्शन ऑफ ऑन ऑफ करो, सो एंड सो फोर्थ। ही सेड मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मैंने उसे कहा कि सिस्टम, अच्छा मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, कहता मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करें, पिंग करें। तो कहता हाँ जी मैं कर लेता हूँ। मैं लिखवाता रहा, उसने कहा हाँ जी मैंने कर। पहले तो उसको पिंग समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। आई एम रियली सॉरी टू से, आई एम नॉट हर्टिंग, बट ये जो पश्तून है इनकी बात का प्योर पश्तून जो है वो उनको उर्दू अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसको जो लव वर्ड पिंग था वो समझाने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम आया। उसे बताना पड़ा P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नाइजीरिया, सो एंड सो। बड़ी देर लगी, पिंग करवाया। मैंने कहा जी सिस्टम का रिस्पॉन्स आया है। कहता हाँ जी आ गया है। अब उसकी आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, हाँ जी आ गया। मैंने कहा क्या आया? कहता वो मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, क्या है? अब मुझे ही लगा कि शायद एजुकेशन वाइज थोड़ा सा लो होगा। मैं बहुत जो तरीके मुझे आते थे, और रात 1:30 बजे आप थक चुके होते हैं, 3 बजे 4 बजे शिफ्ट पे बैठे हों, 1:30 बजे कॉल आ रही है। मैंने उसको हर तरीका सर करवा के देखा, तो जब बिल्कुल भी नहीं हुआ ना, मुझे समझ नहीं लग रही थी कि इंटरनेट अब चल जाना चाहिए। जब बिल्कुल भी नहीं पता चला, मैंने कहा आप ऐसा करें कि सिस्टम में ना इंटरनेट की तार निकाल के दोबारा लगाएं। कहता नहीं वो सिस्टम तो साहब के घर पे है। तो मैंने कहा तुम कौन हो? तो ही वॉज सम आर्मी ऑफिसर। ही सेड कि वो मेरे कप्तान साहब का है और वो सिस्टम उनके घर पे है। आज उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। तो मैंने कहा मैं अभी था, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं, क्योंकि सुबह में जाऊंगा तो फिर वो मुझसे पूछेंगे इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। तो प्री कंडीशन ये है एटलीस्ट आपके सामने वो सिस्टम अवेलेबल हो, इंटरनेट की तार लगी हुई हो, आप प्रॉपर पिंग कर रहे हो। और फिर मैंने उसे पूछा कि मैं तुम्हें जब कह रहा था कि पिंग करो तो वो तुम क्यों बता रहे थे? मैंने कर लिया। कहता मैंने इसे उस वक्त इसलिए कहा कि कर लिया कि आप गुस्सा ना कर जाए। मैंने कहा यार तो हम अपना टाइम बचा रहे थे। वो हमारी कॉल तकरीबन 25 मिनट तक चली थी। और बिलीव मी इट्स अ वेरी हार्ड रोल। यहाँ ऐसे आपके हेडफोन लगे होते हैं, शू शू की आवाज आ रही होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और गंदी चीज ये होती थी कि आपने खुद कॉल अटेंड नहीं करनी होती। जैसी कॉल आपकी खत्म होती है, बाकी जो क्यू में कॉल्स लगी होती हैं वो ऑटोमेटिकली लैंड कर जाती हैं। और सिंपल आप ये बताते हैं अस्सलाम वालेकुम मैं फलां बात कर रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। तो एनीवे बड़ा, सो दैट वाज द प्री कंडीशन। प्लीज प्री कंडीशन ये है कि आप एटलीस्ट इस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो। पोस्ट कंडीशन क्या है? सबमिट द फीडबैक। पोस्ट कंडीशन में मुराद ये कि वो जो फॉर्म आपने फिल कर लिया है उसको आपने फिर सबमिट भी करना है। तो ये यूज के सिर्फ समझाने के लिए ना एक टेबल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। सेम इस तरह डिफरेंट है, लॉग इन डिटेल्स हैं, ये टिपिकल कोर्स ऑफ द इवेंट, ये डिफरेंट हमारे पास हैं। हाँ जी, बस इसके अंदर हमने इवेंट्स यूज केस डिस्कस करने थे। प्लीज कोई क्वेश्चन? थक तो नहीं गए ना आप लोग? आज क्लास बहुत खामोश है। 3 बजे तक असाइनमेंट? अच्छा प्लीज कोई क्वेश्चन इसमें? मुश्किल तो नहीं है चीजें ना जी? चल एक क्विकली जरा देख लेते हैं। हमारे पास साइन अपना यूज केस क्या है जी? एक्टर होगा दिस यूज केस और एंटर इन द साइट अपनी दुकान। एक ये मेरा बैचलर का एक सेमेस्टर या टर्म प्रोजेक्ट कह सकते हैं। वहां पे एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था अपनी दुकान के नाम से। तो ये उसी का डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है? तो वो कह रहे हैं अपनी दुकान है और पोस्ट कंडीशन क्या है? गेट अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। साइन अप होने के लिए कहते हैं आपने प्री कंडीशन ये कि एटलीस्ट आप वेबसाइट पे हो, और पोस्ट कंडीशन ये कि एटलीस्ट इस पूरे काम होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। ये हम लोगों ने नीचे नहीं देखी थी चीजें। टिपिकली कोर्स ऑफ द इवेंट एक्शन, कहते हैं एक्टर कौन सा एक्शन करेगा तो सिस्टम क्या रिस्पॉन्स करेगा। ये यहां पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। यस, कहते हैं जैसे आप इंटर अपनी दुकान फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे जाएंगे क्या होगा? आस्क फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। कहते हैं वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उससे पूछेगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, चेक डेटाबेस। जैसे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तो वो कहां से चेक कर रहा होगा?
डेटाबेस। ये चीज़ें लिखने का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आपको जो सिस्टम बनवाने वाला है ना फौरन आपको बता देता है नहीं ये चीज़ें फलां जगह से चेक नहीं होनी, यूज़र को ये चीज़ें अलाउ नहीं है, हम तो यूज़र से लॉगिन और पासवर्ड तो लेते नहीं है, हम तो सिर्फ बायोमेट्रिक ले रहे होंगे, सो एंड सो फोर्थ। एंटर इन द वेबसाइट एंड परफॉर्म शॉपिंग। जैसे आपने शॉपिंग की, कीप रिकॉर्ड ऑफ द यूजर शॉपिंग। आपने दराज और इन चीज़ों पे जब शॉपिंग कर रहे होते तो आप उस टाइम पे बहुत सारे यूजर उनकी दुकान से शॉपिंग कर रहे होंगे, तो वो कहता है वो स्पेसिफिक उस यूजर का फिर रिकॉर्ड रखता है। टिपिकल कोर्स ऑफ द इवेंट, अल्टरनेटिव की तरफ आ जाए। अल्टरनेटिव ये है कि कहता है आप अपनी दुकान में गए, आस्क फॉर द साइन अप। अच्छा, ये पहले वाला क्या था, कोर्स ऑफ द एक्शन था, मतलब ये बेस्ट केस है। आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, आप गए, आपने इंटर किया, दुकान में इंटर हो गए, आप जो जो शॉपिंग जो आइटम अपने सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी कार्ट में ऐड होते जा रहे हैं और वो सिस्टम या वेबसाइट आपका ट्रैक रख रही है। जब आप एट द एंड डन करेंगे तो बाकी सबका बिल नहीं दिखाएगी, आपने जो आइटम सिलेक्ट किए उसका एकदम आपको बिल दिखा देगी। ठीक है, लोग थकने लग गए हैं जी, कोई एक्टिविटी अब और मेरे ख्याल से कोई छोटा मोटा जी ब्रेक करनी है। क्या टाइम हुआ है प्लीज? 10:30 हुए। चलिए बाहर नहीं करते, इधर ही ब्रेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग 2 मिनट पॉज कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट हो गया जी, थैंक यू। सो हम लोगों ने ऊपर एक एक्शन पढ़ा, उसके बाद एक और एक्शन है, वो कहता है कि जी फॉर एग्जांपल जब आप अपनी दुकान में इंटर होते हैं तो वो आपको साइन इन साइन अप के लिए यूज होगा गेट। अच्छा, ऊपर वाला तो बेस्ट केस था ना कि आपके पास लॉगिन पासवर्ड ऑलरेडी है, आपने लॉगिन किया, जहां जहां आपने शॉपिंग की आपके वो ट्रैक आइटम उसने रिकॉर्ड रखा और आप चले गए। दूसरा उसने बताया, अब है चीज एक ही, वो साइन अप की चीज बता रहे हैं, वो बता रहा है अल्टरनेट कोर्स इवेंट क्या है कि आप इंटर हुए, आपसे साइन इन साइन अप का ऑप्शन आया, आपने रजिस्ट्रेशन की, डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करें, जैसे आप रजिस्ट्रेशन अपनी फिल करेंगे तो क्या करेगा, एक्सेप्ट फिल फॉर्म एंड द असाइन इन आईडी, आपको एक आईडी असाइन होगी जी। अच्छा, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको थोड़ा सा पहले देख लें। यस, क्विकली जरा देखते जाते हैं, जरा मेरे साथ रहिएगा प्लीज। ये देखें, ये आप लोग भी यकीनन फॉलो करते होंगे ये चीज। हर डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पहले पेज के ऊपर हमेशा, अगर आप करते हैं नहीं करते, फ्यूचर में भी कोई भी काम आप करते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर भी ना, तो ये टेबल जरूर ऐड कर लिया करें। ठीक है, इस टेबल के अंदर वो बताता है कि किसने किस दिन किस वजह से इस डॉक्यूमेंट में चेंज किया था और ये उसका कौन सा वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना वर्जन नंबर 6, तो एटलीस्ट पढ़ने वाले को फौरन आइडिया हो जाएगा इससे पहले कोई 5 वर्जन अवेलेबल हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे डॉक्यूमेंट्स में, मैं वही बता रहा हूँ जी, हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत पीछे हैं हम लोग, तो ये आइए ना, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिस डॉक्यूमेंट का नाम है, ये जरा पहले इसको पर्पस इसका पढ़ लें ताकि हम लोग सब एक पेज पे आ जाए। ये सॉरी, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, स्पेसिफिकेशंस जो हैं? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान वाले जो डॉक्यूमेंट है ना, ये उसी में ही आती हैं, बट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की नेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं जिसके अंदर नॉन फंक्शनल फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल नहीं आने होते, वो हो सकता है कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसमें यूज केस नहीं आना होता, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें यूज केस का सिनेरियो आ सकता है, तो इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये प्लीज पढ़िएगा, ये किस चीज का डॉक्यूमेंट है, पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे फिर हम बस ये पहले वाली हेडिंग पर्पस पढ़ लें बस। रिकॉर्डिंग ऑन होगी जी, चलो नजर ही नहीं आ रहा, राइट फिर इसको जूम आउट करना पड़ेगा। मैं क्विकली प्लीज जरा क्विकली पढ़ें, जरा पढ़ लिया जी। सर ये किस चीज का डॉक्यूमेंट है? Solve the requirement specification.
इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट किस चीज का है? सिंपल मैंने पर्पज, वो जो आपको एक हेडिंग पढ़वाई है पर्पज, जो आपके नहीं पढ़ रहे थे, उसका पूछ रहा हूँ सर मैं। स्पोर्ट्स सोसाइटी सिस्टम क्या करना है स्पोर्ट्स सोसाइटी सिस्टम में? स्पोर्ट्स सोसाइटी सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको डिफाइन करना, उसको प्लान करना, उसको जितनी भी मेजरमेंट्स है उसको। मैं सर यहाँ पकौड़े बेचने नहीं आया, मैं टीचर हूँ यहाँ पे, तो आई कैन आइडेंटिफाई कौन पढ़ रहा है, कौन फोकस कर रहा है, कौन नहीं। तो प्लीज, ठीक है, जब मैं एक डॉक्यूमेंट देता हूँ, ये एक हेडिंग देता हूँ कि पढ़ लें, तो उसको पढ़ लिया करें प्लीज। नहीं मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PUCIT, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक इदारा है, एक कॉलेज है, जिसके अंदर उनको स्पोर्ट्स सोसाइटी, पूरी एक स्पोर्ट्स सोसाइटी है जो कि उस कैंपस की तमाम स्पोर्ट्स को मेंटेन करती है। उसके लिए उन्होंने कहा एक सिस्टम हम बना लेते हैं। तो सिस्टम से मुराद ये कि एक डेट अनाउंस होगी, उसमें कितनी गेम्स हैं, उन गेम्स में कितनी टीम्स आ रही हैं, उन टीम्स के क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, फिर वो शॉर्ट लिस्ट होते होते फाइनल्स किन के दरमियान होगा, फिर कौन कौन विनर है, कौन कौन सी रनर अप हैं, उनकी एक लिस्ट बनेगी, उनको हम प्राइज देंगे। और इस तरीके से तमाम तरह एक्टिविटी, कैंडिडेट की और प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन है, ऑडियंस की रजिस्ट्रेशन है, सो एंड सो फोर्थ। ये उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया था। External behavior of this society system. जी, External behavior, first type. Describe the external behavior ऑफ द स्पोर्ट्स सोसाइटी से। अच्छा, ये वो बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स सोसाइटी की एक्सटर्नली भी बता रहे हैं कि अभी स्पोर्ट्स सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही थी, और इस सिस्टम के बाद इसका पर्पज क्या हुआ। आपका ये क्वेश्चन है? अच्छा, वो ये बता रहे हैं अभी सिस्टम अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी स्पोर्ट्स सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी हमें पता है, वो हम अनाउंस करते हैं, पेपर रिक्वायरमेंट है, पेपर के थ्रू टीम्स आती हैं, अभी स्पोर्ट्स सोसाइटी उस तरीके से काम कर रही है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं तमाम की तमाम चीजें किस पे चली जाएं जी? मतलब जो अब हम बात कर रहे हैं कि वो ये करती है, ये करे, उसकी फंक्शंस भी हो सकते हैं ना, बट यहाँ पर जो एक्सटर्नल बिहेवियर है ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा बताएंगे क्यों? हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में नहीं यूज होते, लेकिन एक जनरल सेंटेंस में यूज होते हैं। तो एक्सटर्नल बिहेवियर का यहाँ पे मतलब बिल्कुल वो एक्सटर्नल बिहेवियर नहीं है, लफ्जी मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्सटर्नल बिहेवियर का मतलब ये है कि ओवरऑल सोसाइटी काम किस तरीके से पहले कर रही थी। पर्पज है प्लीज, पर्पज के बाद हम ये डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग जो डिस्कस कर चुके हैं उसको स्किप करेंगे। प्रोजेक्ट का स्कोप ये है कि प्रोजेक्ट का स्कोप में एक प्रोजेक्ट करेगा क्या, रेफरेंसेस हैं, ये जरा देखिएगा प्लीज। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, ये जरा प्लीज देखिएगा, इसको हम जूम आउट करें क्विकली। मैं आपको सिस्टम यहां से समझा देता हूं ताकि हमें आगे पढ़ते हुए जी। स्पोर्ट्स सोसाइटी सिस्टम, ये एक सिस्टम है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, इसके अंदर डेटाबेस सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सिस्टम और मेंटेनेंस और इसकी स्केड्यूलिंग। वो ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम ये वाले काम कर रहा होगा। ये जर्नल मॉड्यूल उसने अभी आपको बताए। उसके बाद हमारे पास एक हेडिंग आई है जी, प्रोडक्ट के फीचर कौन कौन से, मतलब कौन कौन से काम करेगी। स्पोर्ट्स सोसाइटी मेंबर, स्पोर्ट्स बॉडी और स्टूडेंट, ठीक है, तीन चीजों को मेंटेन करेगी। स्पोर्ट्स सोसाइटी मेंबर्स, हमें एक स्पोर्ट्स सोसाइटी चलाने के लिए हम लोग एक कमेटी अनाउंस करते हैं ना, ये प्रेसिडेंट होगा, ये फलां होगा, वो उन कमेटी को करेगा। स्टूडेंट बॉडी, अच्छा एक यूनिवर्सिटी की बॉडी बन जाती है, फिर उस यूनिवर्सिटी के बाद हर डिपार्टमेंट की अलग अलग स्टूडेंट बॉडीज बनती हैं, उनको मेंटेन करेगा। और स्टूडेंट्स, डेफिनेटली कोई एक्सटर्नल प्लेयर तो आना नहीं है, विद इन द प्रेमिसेस जो हमारे स्टूडेंट है उनके लिए होगा। उसके बाद यूजर केस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट में चलेगा, आपके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की चीजें हैं। उसके बाद डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, यूजर डॉक्यूमेंटेशन, अजम्पशन एंड डिपेंडेंस, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जरा फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़िएगा जरा प्लीज क्विकली, जरा क्विकली। आप आगे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, अभी तो अपनी जगह नहीं ना चेंज कर रहे सर, आ जाए ना इधर आप। इसके हिसाब से बैठे आए प्लीज। और किसी का है प्रॉब्लम? बाकी जगह है जी। एक पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं स्केड्यूल द मैच ऑफ द एवरी स्पोर्ट, नॉकआउट और पूल, एविडेंट और हिडन। हिडन में देखो फॉर सिक्योरिटी पर्पज द बी एक्सेस टू द
रीटाइप पासवर्ड 3 टाइम। ये हिडन और एविडेंट और फ्रिल का मतलब क्या है, कोई थोड़ा सा बताएगा? हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। पहले तो ये हम समझ लें कि हमारा सिस्टम काम कौन कौन से कर रहा होगा, ठीक है, हमारी उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। वो कहता है जी सिस्टम के अंदर एटलीस्ट इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पहली वाली लाइन पढ़ के, कि मैं किसी भी मैच के अगर इसको स्कोर्स दूं तो मुझे बता दे कौन नॉकआउट हो गया, कौन पूल में है, कौन विनर है, कौन रनर अप है, सो एंड सो फॉर्थ, सब चीजें बता रहा है। अच्छा, ये एविडेंट है। हिडन से मुराद ये है कि आपने देखा होगा हम जब पासवर्ड इंटर कर रहे होते हैं तो वो स्टेरिक फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो हिडन से मुराद यहां पे ये कि कौन सा डाटा अपेरेंटली हम यूजर से ले तो रहे होंगे लेकिन उसको नजर नहीं आएगा, उस ओरिजिनल फॉर्मेट में शो नहीं होगा। फ्रिल का मतलब क्या है? सर ये ऑप्शनल है कि ऑल्सो ये नहीं, वो कर भी सकता है और ना करे तो उसकी मर्जी है। मे बी, शायद। आगे कोई और कोई एक फ्रिल की फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ लें, स्टूडेंट बॉडी कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फैसिलिटी ऑफ द लॉग इन हेल्प इंडेक्स फ्रिल आएगा, द टीचर प्रोवाइड वुड नॉट बी अवेलेबल टू द। अच्छा, ये तो हिडन में फ्रिल का मतलब इरेज कर देगा उसको। जो रिलेटेड होंगे उससे मतलब उसका रिकॉर्ड नहीं रखेगा, हिस्ट्री में नहीं रखेगा, उसको खत्म कर देगा साथ साथ फ्रिल फ्रिल की यहाँ पे जी। फ्रिल में हमारे पास वो ये 2-3 चीजें हैं, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे इस टेक्निकल लैंग्वेज का मतलब क्या है, सिर्फ गो थ्रू करवाने का पर्पस भी यही है। ये ऑप्शन अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल हो भी गया तो सिस्टम को सेशन तक इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे आप सेशन क्लोज करेंगे वो इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपने HBL की ऐप लॉगिन की हो, आप जो काम कर रहे हैं ठीक है, करते रहें। एक दूसरी, आप HBL की ऐप लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद उससे इंटरेक्ट करना बंद कर दें। जैसे इंटरेक्ट करना बंद करें, कुछ देर बाद दोबारा अगर आप उसे माउस छेड़ें और कहें ना मैं फंड ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो वो कहता है आपका सेशन एक्सपायर हो गया, आप दोबारा लॉगिन करें, ठीक है। तो ये बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें इस परस्पेक्टिव। वो तो परमानेंट फीचर होता है ना, क्या हेल्प इंडेक्स। अच्छा, हेल्प इंडेक्स से मुराद ये है कि आपने हेल्प इंडेक्स में गए, फिर एक टॉपिक में गए, फर्दर एक और टॉपिक में गए, उस एक और क्यूरी में गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आपने हायरार्की ओपन की हेल्प वाली, तो अगले यूजर्स के लिए भी इसी तरह वो ओपन नजर आएगी, वो दोबारा अपनी रीशेप हो जाएगी जी। ये R1 और R2 जो है ना, R2 पहले नहीं होना चाहिए, बाद में आपने उसकी टीम की सॉरी रजिस्टर कर रहे हैं, टीम एंड स्पोर्ट्स यूनिक एंड अमाउंट जो है, ये सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से है ना। नहीं, ये तो सिर्फ अभी बता रहे जी, वो तो जी वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो भी जनरली एक रिक्वायरमेंट लिखी है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो, ये सिस्टम ये काम परफॉर्म करेगा। अभी सीक्वेंस हम नीचे जाके भी डिस्कस करेंगे ना, नॉन फंक्शनल प्रीज देखेंगे। अच्छा, ये यूज केसेस अभी हम लोगों ने देखे कि अभी ये फॉर एग्जाम्पल यूज केस है स्टूडेंट बॉडी रजिस्ट्रेशन, उसके दौरान क्या क्या काम हो रहा होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये हमारे पास डिफरेंट यूज केसेस हैं, फीडबैक है, हेल्प इंडेक्स है, उसके बाद एक्सपेंडेड यूज केस जरा देखिए प्लीज। अच्छा, एक्सपेंडेड यूज, अच्छा ऊपर वाले यूज केसेस में हम लोगों ने एक बेस्ट केसेस बना लिए। एक्सपेंडेड यूज केसेस में जिस तरह हम लोगों ने पहले बताया था कि ये पॉसिबिलिटी अगर ना हुई तो दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग किस तरह मैनेज करेंगे। पासवर्ड एक दफा गलत हो गया तो कितनी दफा हमने उसको रिपीट करवाना है। दीज आर द एक्सटेंडेड यूज केस। उसी यूज बना हुआ टेबल था ये प्रोग्रामिंग की पर्सपेक्टिव से बना हुआ है या नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट को लेके चलने के परस्पेक्टिव। अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको प्रोग्रामिंग किस तरह होगी, कौन सी क्लासेस यूज होंगी, क्या क्या स्कीम होगी, कुछ भी नहीं, लेकिन वो आगे आएगा। अच्छा, ये यूज केसेस ये सिर्फ गो थ्रू करवाने का पर्पज ये है कि जब आप लोग मार्केट में जाएं, किसी कोलीग्स के साथ काम कर रहे हो, तो प्लीज ये टर्म्स आपको एटलीस्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जरूर पता होना चाहिए कि यूज केस हमारे पास क्या है। ये सब कुछ स्पोर्ट्स मैच का नॉकआउट कौन कौन होगा, किस तरीके से होगा, उसका यूज केस। अच्छा, इसको हम स्किप करते हैं, आगे जाते हैं जी यूज केसेस से। यस, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में अगर आप देखें, सरप्राइजिंगली प्रीवियस डॉक्यूमेंट के अंदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो जस्ट डिस्क्राइब इन द बुलेट पॉइंट्स, बट इसमें अब यहां पे आके उसने एनवायरमेंट वाइज उसको डिवाइड कर दिया, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और सिक्योरिटी,
है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, लेकिन उसको उसने पैराडाइम, उसका सर्कल बड़ा कर दिया जी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से क्वालिटी होंगी, ये जरा पढ़िएगा, ये वाली लाइन, ये बस 2-3 लाइनें पढ़ लें बस प्लीज, क्विकली जरा। The web access will be available 5 days a week, Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Web will be flexible enough to work on any member of the request. System will provide the interoperability means can work on any operating system. Maintenance of the system will be quite easy. ये सिर्फ आपको बता रहा है कोई ऐसी चीजें जो आप लोगों ने रह गई हो, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ऐसी चीजें या ऐसे काम जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क पुट करने वाले हो, आप उसको यहां पे मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे क्वालिटी एट्रीब्यूट में आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं मैक्सिमम 500 यूजर्स को एंटरटेन करूंगा, इससे ज्यादा एंटरटेन नहीं करूंगा। यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए कि आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेप बाय स्टेप ओपन करे। सबको एकदम कह दिया सिस्टम डाउन हो जाएगा और डेफिनेटली इदारे की जो है वो इंसल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दीज आर द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। अदर रिक्वायरमेंट्स, अच्छा ये देखें, यस, यूज केस डायग्राम, ये क्विकली आपसे एक्चुअली आपको इस डॉक्यूमेंट में ये चीजें दिखानी थी, ठीक है। एक था यूज केस, एक है यूज केस डायग्राम। यूज केस जो आप लोगों ने लिखे हैं उसको डायग्राम में शो दिखाया जाता है। ऐसी जैसे WBS की असाइनमेंट के अंदर आपने देखा था, WBS के अंदर डिफरेंट आइटम हम पहले टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं, फिर हायरार्की में कर रहे हैं, फिर ट्री फॉर्मेट में कर रहे हैं। अच्छा, सब चीजों का एक अलग अलग पर्पज है। द पर्पज इज कि बाज का टेबुलर फॉर्म में आपने देखा होगा, आपको ये नहीं पता चलता, बहुत गौर से देखने के बाद पता चलता है, फर्स्ट गैलेंस नहीं पता चलता कि ये कौन सा किस हायरार्की में आता है, किसके अंडर आता है। ट्री में आपको उसका सुपरवाइजर पता चल जाता है, पेरेंट नोड्स पता चल जाती हैं, आपको सिस्टर नोड्स पता चल जाती हैं। आपने ये नहीं देखनी, आपने सिंपल उसकी ड्रिल डाउन करना है, डिटेल में जाना है, आप टेबुलर फॉर्म उसकी देख लें। आपने उसको हायरार्की वाइज देखना है तो आप उसकी ट्री फॉर्मेट देखेंगे। सो ये इन चीजों का पर्पज है। इसी तरह यूज केस लिखने के बाद हम यूज केस डायग्राम बनाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इसको हम बोलते हैं UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML दुनिया की एक लैंग्वेज बनाई गई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये जो शेप्स यूज हुई हैं पूरी दुनिया में यही शेप्स यूज होती हैं। मैं क्विकली आपको सिर्फ बता दूं, वो ये कहता है कि टीचर क्या क्या काम कर सकता है और स्टूडेंट क्या क्या काम कर सकता है। अब आप कहेंगे सर यूज केस में तो लिखा था, देखें यूज केस के देखें तो ऊपर कितने ज्यादा पेजेस हो गए हैं। इन केस अगर वो नहीं पढ़ने की पोजीशन में, आप सिंपल है, आपको यहां पे पता चल जाएगा स्टूडेंट ये काम कर सकता है, अच्छा टीचर सारे काम कर सकता है, 2 काम एक्स्ट्रा भी कर सकता है, नॉकआउट वालों को स्केड्यूल कर सकता है और पूल को स्केड्यूल कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसको एक एंटिटी भी कह सकते हैं। नहीं, वो आगे आएंगी, वो अलग चीजें हैं जी। जो टीम बाहर हो जाती है, हार जाती है तो हम उसे बाहर कर देते हैं। 2 चीजें हैं, बाज का आपने देखा होगा मैचेस में कुछ टीम जब हारती हैं, लूज करती हैं तो उनके स्कोर कम होते हैं, मैच से बाहर नहीं होते। फिर कुछ ऐसा टाइम आता है कि कुछ खास स्कोर के बाद वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही नॉकआउट हो जाता है। जैसे पाकिस्तान 92 में खुद तो बाहर हो गया था किसी को ऐसे। प्लीज नो कमेंट। अच्छा, इसी तरह यूज केस डायग्राम के बाद एक हमारे पास डायग्राम होती है, यूज होती है सीक्वेंस डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। UML और सीक्वेंस डायग्राम्स किसी भी सॉफ्टवेयर से पहले बनानी पड़ती हैं क्या? UML और सीक्वेंस डायग्राम्स नहीं, UML जी, मैं आपको क्वेश्चन बहुत वैलिड है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। UML किसी डायग्राम का नाम नहीं है, UML एक पूरे सेट का नाम है, प्रिंसिपल्स का नाम है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। उसके अंदर मतलब पूरी दुनिया ने आपस में बैठ के एक लैंग्वेज डिसाइड कर ली, उसके अंदर फिर उन्होंने बताया यूज केस इस तरह बनाया करेंगे, सीक्वेंस इस तरह बनाया करेंगे। तो ये सब चीजें UML का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस डायग्राम में आपको देखें, मैं सिर्फ एक केस आपको समझाता हूं, आपको समझ लग जाएगी कि हर एक चीज का सीक्वेंस डायग्राम में क्यों बनाना होता है। स्टूडेंट है, जैसे ही इंटर होगा स्टूडेंट बॉडी के अंदर इंटर होगा, वहां से रिक्वेस्ट जाएगी, फॉर्म आएगा उसके पास, उस फॉर्म की रिक्वेस्ट जैसे आएगी तो फॉर्म इसके पास आएगा, डिस्प्ले होगा, ये फॉर्म फिल करेगा और डेटाबेस में सबमिट हो जाएगा। मैं क्विकली आपको बता देता हूं, ये आपको एक्चुअली प्रोसेस बता रहा है। वो बता रहा है कि जब भी एक स्टूडेंट आएगा, सिस्टम में इंटर होगा, इंटर होने के बाद उसे क्या वो खुद अपनी गेम रजिस्टर्ड करवा सकता है?
स्टूडेंट बॉडी के पास क्यों लेके जा रहे हैं उसे? बिकॉज स्टूडेंट बॉडी ही एक्चुअली वो है उस कैंपस के अंदर जो बच्चों ने आपस में, बच्चों को हम लोगों ने नॉमिनीज करके एक बॉडी बना दी, उसी ने आगे लोगों को सिलेक्ट करने और अलाउ करने। उसको रिक्वेस्ट करेंगे, वो देखेंगे अच्छा इसका सेमेस्टर वाकई ठीक है, हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, क्या वाकई एप्लीकेबल है, सारा कुछ है। जैसे उसकी रिक्वेस्ट अलाउ करेंगे तो उसके पास क्या आएगा? एक फॉर्म। अच्छा ये देखें अब सिस्टम वापस रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको फॉर्म दे रहा है, यूजर उस फॉर्म को फिल करके दोबारा भिजवा रहा है फॉर्म वाले मॉड्यूल के पास, और उसके बाद वो अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था, यूजर डायरेक्टली डेटाबेस में को भी तो दे सकता था। हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट यहां पे क्यों रोक दी? 1 प्लीज 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 जस्ट रेज योर हैंड ना, बी ए प्रोफेशनल जी प्लीज। कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन है? सर आप बताएं पहले। डायरेक्ट नहीं दे सकता क्योंकि फिर उसको तो पता नहीं चल जाता ना, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आता हो ना तो उसको तो पता चलना चाहिए यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं जाती जी। आपने अच्छी ट्राई की, मैं आपको आंसर बताता हूँ अभी। सर ये स्टूडेंट खुद अपना इसमें फिल करेगा कि मैं ये और फिर सर फिल तो कर दिया ना, ये देखें फॉर्म उसके पास डिस्प्ले होने के लिए गया, उसने फिल किया ना। मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम को हम पॉज क्यों दे रहे हैं? अबे क्या हो गया तुझे? यस मैं कह रहा हूं यहां पे पॉज क्यों दे रहे हैं? ये एक ट्रांजैक्शन यहां पे रुकी ना, यहां से दूसरी ट्रांजैक्शन, यहां पे 2 ट्रांजैक्शन में जो काम हो सकता है एक में हो सकता है, तो हम 2 में क्यों कर रहे हैं? शाबाश जी क्विकली। नहीं गलत, ये बात इसलिए दे रहे हैं कि यूजर ने इंफॉर्मेशन इंटर की तो उसको उसकी बात दे रहे हैं कि उसको एक टाइम दे रहे हैं कि आया जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी है वो सही है या गलत है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर गलत इंफॉर्मेशन डेटाबेस में ऐड होगी तो दोबारा से आप गलत उसके बाद डेटाबेस में सबमिट हो गया तो बहुत से ज्ञान में रिकॉर्ड ही है गलत। स्टूडेंट वेरीफाई करेंगे इसलिए उसके बाद गलत। सर फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स के लिए गलत। नहीं नहीं देखें क्विकली जरा टेक्निकल इस चीज को पर्सपेक्टिव को ये सोचिएगा, आप कभी भी अपने यूजर को अपनी डीबी की डायरेक्ट एक्सेस देते हैं? डेटा को सर्वर के साथ कंपेयर करेंगे ना, जब वो रिक्वेस्ट आएगी ना सर्वर से चेक करेगा वाकई एग्जिस्ट करता है, देन उसको ऑथराइज करेगा। मेरा क्वेश्चन सर आप किसी और सिनेरियो में ठीक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं हम अपने डीबी की एक्सेस यूजर को देते हैं? नहीं देते ना। साइन अप को मतलब ये आप मैं एचबीएल की ऐप डाउनलोड मैंने की हुई, एचबीएल अपने डेटाबेस का मुझे एक्सेस दे देगा? तो यहाँ पे क्या मतलब है? ये जो हेड मेंबर हो, सॉरी किधर गया? ये डेटाबेस पड़ी हुई है भाई, नहीं ये सिर्फ फॉर्म नहीं है, ये आपकी पूरी एंटिटीज हैं। ये आपका मॉड्यूल है फॉर्म वाला, ये आपका मॉड्यूल है, ये डेटाबेस आपका मॉड्यूल है, सिर्फ नाम नहीं है यहाँ पे। ये मतलब फॉर्म फिल करके जब वो सबमिट करेगा तो जो डेटा होगा वही आगे फॉरवर्ड होगा ना, और इसको कोई एक्सेस तो नहीं मिलती, ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। जब उसका फॉर्म यहाँ तक आ सकता है तो वो खुद भी तो आ सकता है यहाँ पे। इनॉनिमस कोई रिक्वेस्ट भी तो भेज सकता है। एनीवे टेक्निकल बस आप इसका पॉइंट ये है कि अदरवाइज फिर डिबेट में हम लोग बैठे रहेंगे। टेक्निकल इसका पॉइंट ये है कि आपका फुल फ्लेज मॉड्यूल है जी, डीबी है आपकी, डेटाबेस है, तो इस डीबी को आप इस फॉर्म, अच्छा ये अब फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म आपका एक पास फ्रंट एंड होता है सिंपल, जिसमें आप डेटा फिल कर सकते हैं। वो डेटा पीछे कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन से रोज में जा रहा है, कौन से कॉलम्स में जा रहा है, कौन सी डीबी में जा रहा है, आपने यूजर्स को बिल्कुल भी नहीं दिखाना होता। तो इस वजह से आपने यूजर को फॉर्म तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं तुम्हें फॉर्म दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल जब मैं एटीएम मशीन पे जाता हूं तो जब मुझे पासवर्ड मांगा जाता है ना, तो वो एक्चुअली एक फॉर्म के थ्रू मांगा जाता है। फॉर्म मीन स्क्रीन, एक ग्राफिक इंटरफेस के थ्रू मुझे चीजें मांगी जाती हैं। फिर मुझे कहा जाता है अपनी अमाउंट इंटर करें, तो वो मैं सिर्फ अमाउंट इंटर कर रहा होता हूं। बैकएंड पे उसने कैसे जाकर मेरा पासवर्ड वेरीफाई किया, पासवर्ड ठीक था, गलत था, अकाउंट में बैलेंस है नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग कंफर्म फ्रॉम द डेटाबेस। तो डेटाबेस के साथ मेरा ये मॉड्यूल इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर नहीं इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, एनीवे ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम होती है।
ये आपने बाकी सीक्वेंस इसी तरह आपको एक सिनेरियो दिए जाएंगे और सिनेरियोज में आपने सीक्वेंस डायग्राम सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली बनाने होंगे, इसलिए देखते जाइएगा प्लीज इसको। ये एक सिनेरियो बस डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें और आइडिया हो जाए। ये है किस चीज का? टीम रजिस्ट्रेशन का। स्टूडेंट है, फीडबैक इंटर किया, फॉर्म उसने रिक्वेस्ट की, फॉर्म उसको डिस्प्ले हुआ, फिल हुआ और फिर अच्छा जी सीक्वेंस डायग्राम आ गई। डेटा फ्लो डायग्राम ये आपके पार्ट का नहीं है जी, ये बहुत प्योरली आईटी प्रोजेक्ट्स में चली जाती हैं। बस लास्ट था ये चलो ठीक है। हाँ जी सीक्वेंस डायग्राम, यूज केसेस, यूज केस डायग्राम, ये सब चीजें हम लोगों ने भी देखी। और ये जितने इसमें डॉक्यूमेंट है ना प्लीज फॉर एग्जांपल एक ये भी मैं डिस्कस तो नहीं किया लेकिन ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब जितनी चीजें हम लोगों ने अलग अलग डॉक्यूमेंट में डिस्कस की है ना ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हैं। सही अपलोड कर दिया गूगल में, वैसे व्हाट्सएप पे भी शेयर हो गया, आज गूगल पे भी शेयर हो जाएगा जी। ये प्लीज एक चीज थोड़ी सी देख लें, मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा था। प्रोजेक्ट के अंदर आप इवन फ्रंट एंड स्क्रीन्स भी डिजाइन करके पहले अप्रूव करवाते हैं कि फ्रंट एंड स्क्रीन इस तरह की होगी, इसको हम बोलते हैं मॉकअप्स, ठीक है। तो ये मॉकअप स्क्रीन पहले से बनवा के आपने अप्रूव करवानी होती है। एनीवे डॉक्यूमेंट जरा प्लीज देखिएगा, एक एक स्क्रीन यहाँ पे लगी होगी, कौन सी स्क्रीन कैसे नजर आ रही होगी, कैसे नजर नहीं आ रही होगी, सब चीजें। अब ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, बाकी डॉक्यूमेंट भी गो थ्रू करिएगा, ये भी गो थ्रू करिएगा। और हमारे पास अच्छा मैं बाकी अभी अनाउंसमेंट की तरफ बाद में आता हूं। अब आपके क्वेश्चन प्लीज, कोई कंफ्यूजन प्लीज। कोई भी बना ले, सब एक्यूरेट होते हैं। सॉरी टेबल फॉर्म बना ले या ट्री बनाने सारे हैं जी, सब बनाने हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट का पार्ट है, उसके लिए मैंडेटरी है उसका, ठीक है। आज मुझे एक और क्यूरी भी आई हुई थी कि कम्युनिकेशन प्लान में कम्युनिकेशन प्लान में कोई हमारा कैंडिडेट है डीएल स्टूडेंट का, ही सेट के कम्युनिकेशन प्लान में जितने भी हेडिंग्स हैं वो सारी हेडिंग्स करनी है या कुछ हमें प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है। सो प्लीज कीप इन माइंड जितने आपके पास डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें जो भी हेडिंग है वो सब हेडिंग्स हम लोगों ने करनी होती हैं। कुछ हेडिंग ऐसे जो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है सर, उसमें डिटेल भी नहीं है सर। जी जी लेकिन उसको हमने फॉलो तो करना है ना जी। प्लीज एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन? जी 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 मतलब वही चीज हम आउटलाइन में भी लिख रहे थे, डिजाइनर हमने राइटर में भी लिख रहे थे। अब जब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एक तो ट्री स्ट्रक्चर हो गया तो उसमें सर कोई एक फॉलो करना होगा ना स्टार्ट में। आपने उस वक्त भी क्वेश्चन किया था, उस वक्त भी मैंने आपको आंसर किया था, अभी क्लास में भी मैंने आंसर किया, मैं दोबारा जी जी मैं बात कर रही हूँ कि रियल टाइम प्रैक्टिकली करना होता है, सब करने होते हैं जी, एक नहीं करना होता। प्रैक्टिकली भी हमें ये सब ड्रॉ करने हैं, इसलिए तो मैं ये प्रैक्टिस यहाँ पे फॉलो करवा रहा हूँ। थोड़ा सा हमें जो तकलीफ थी ना, मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर कर रहे होते तो कभी पेस्ट हो जाता था, सिर्फ हम फॉर्मेट चेंज करते हैं। हाँ एग्जैक्टली हैंड रिटन है ना, तो ये प्रैक्टिस करवाने का रीजन भी यही होता है डियर कि जो चीज़ हम हैंड रिटन एक दो आप कर रहे होंगे ना, गो थ्रू होंगे इस एक्टिविटी से, एटलीस्ट हमें वो फिर याद रहती हैं चीज़ें, प्रोफेशनली फिर याद रहती हैं। प्रैक्टिकली बता दूं जी ये जितने भी मेथड्स हैं आपने, अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। प्रोजेक्ट चार्टर में हमने पर्पस, डेफिनेशन, स्कोप सब चीज़ें पढ़ी थी, बिजनेस के टेम्पलेट में पढ़ा, फिर यही चीज़ रिपीट हुई प्रोजेक्ट चार्टर में, फिर वही चीज़ रिपीट हुई कम्युनिकेशन प्लान में, फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है WBS के अंदर, और प्रैक्टिकली हमें रिपीट करनी होती है। दिस इज द प्रूफ ऑफ स्टडी एक्चुअली। सिर्फ ये होता है कि कोई चीज़ कहीं स्किप तो नहीं हो रही, ये वहाँ पे भी रिपीट करनी है जी। एनीथिंग एल्स प्लीज? कुछ आप लोग ऐड करना चाहें? रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं जी, चले।